वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थी, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम लोग लेकर आए नई करंट अफेयर। और प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये वीडियो हम लोग अपलोड कर देते हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि आप लोग डे बाय एक दिन में करंट अफेयर को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि करंट अफेयर का स्कोप थोड़ा बड़ा हो गया है एग्ज़ाम में, तो इसलिए प्रतिदिन की करंट अफेयर को ध्यानपूर्वक तरीके से समझिए, करिए और उनको ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इनकी कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में डिटेल्स लिखिए। यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश में करता हूँ। तो ये आया पहला क्वेश्चन, कहता है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कहाँ मनाया जाएगा या किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक्चुअली में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इस सवाल का आंसर तो आता है गोवा में। कहाँ? गोवा में। इस सवाल का आंसर तो ये आता है कि गोवा में आयोजित किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भैया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, तो ये भैया 1952 से इसका प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1952 से इसका प्रारंभ होता है और ये सबसे पहले मुंबई में मनाया गया था। कहाँ? मुंबई से प्रारंभ होता है। ठीक, उसके बाद ये हर प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा, किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। तो 53वां फिल्म फेस्टिवल बन चुका है। इसके अंतर्गत गोल्डन पीकॉक, कभी हिसाब से पूछेगा, बताइए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताओ, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। जब आपसे वो पूछे तो आप इसका जवाब देंगे फिल्म के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस साल की बात करें तो 53वें के लिए, तो लगभग 15 फिल्म इसमें शामिल हो रही हैं। कितनी फिल्म? 15 फिल्में इसमें शामिल होंगी जो दिखाई जाएंगी। उनमें से किसी एक को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिलने जा रहा है। क्लियर होगी बात बेटे? अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिल्म पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है किस मंत्रालय के अधीन आता है, इस विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मंत्रालय के अधीन आता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की फिल्म आत्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ। नु कह रहा किसके द्वारा, कौन सी फिल्म होगी जिसके द्वारा, सॉरी फिल्म का नाम तो दिया है आत्मा एंड ऑस्कर, आत्मा एंड ऑस्कर दिया है। कहता है इसके द्वारा शुरुआत की गई। यह किस देश की फिल्म है? सवाल ही आया कि बताइए किस देश की फिल्म है। तो मैं चर्चा इस सवाल पे करता हूं आप लोगों के साथ। यह फिल्म किस देश की है? यह फिल्म जो है ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रिया, नोट ए ऑस्ट्रेलिया, या क्या है? नोट ए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना। वो कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया और किस लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रिया का प्रसिद्ध होने का और क्या कारण है? इसका और क्या कारण है कि ये प्रसिद्ध है ऑस्ट्रिया? तो यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय यहीं पे है। कहाँ है? वियना में। अब ये इंटरनेशनल जो
परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 35 है। कितने सदस्य देश हैं? 35 सदस्य हैं इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं। डियर स्टूडेंट, फोर्ब्स की नई लिस्ट में एशिया की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की जो सूची है, एशिया की टॉप महिला उद्यमियों को उद्यमियों में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 3। एक है सोम मंडल। कौन सी है भैया? सोम मंडल। फोर्ब्स की सूची मैं बताऊंगा इसके विषय में, फोर्ब्स सूची के विषय में। एक तो सोम मंडल है, दूसरी निमिता थापर, तीसरे नंबर एशिया की 3, एशिया की जो टॉप होती हैं महिलाएं, टॉप 10 में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और तीसरे नंबर की है गजर अलख। इन 3 को शामिल किया गया है, टॉप 3। ये अपने अपने फील्ड के टॉपर हैं। एक IITian है, एक जो है IIM से है, और ये CA है, एक CA है इनमें से। ठीक। अब मुद्दा ये आता है कि भैया ये फोर्ब्स किस प्रकार की पत्रिका है? फोर्ब्स किस प्रकार की पत्रिका है? इसके आगे आप लिख सकते हैं ये एक व्यापारिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है भाई लोगों? व्यापारिक पत्रिका है। इसमें व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित चीजें आपको बताई जाती है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये अमेरिका से प्रकाशित होती है। कहाँ से? अमेरिका से प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? अमेरिका से प्रकाशन होता है। राइट। तीसरी बात, अगर बात करें, ये वर्ष में 8 बार प्रकाशित होती है। कितनी बार? 8 बार प्रकाशित होती है। और ये किससे रिलेटेड है? आप व्यापार से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन है। और ये वर्ष में 8 बार प्रकाशित होती है। टॉप 20 महिलाओं में से, 10 में से नहीं, सॉरी 20 महिलाओं में से 3 कहाँ की है? भारतीय महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट वन सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। डियर स्टूडेंट, अगला सवाल, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? जट बच्चे, सवाल ये है कि 2023 में महिला विश्व कप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो अगर भारत में की बात करें, भारत में महिला मुक्केबाजी किसने पहचान दिलाई? महिला मैरी कॉम ने। किसने पहचान दिलाई? मैरी कॉम ने पहचान दिलाई। ये मैरी कॉम जो है 7 बार की विश्व चैंपियन है। जो मैरी कॉम है 7 बार की विश्व चैंपियन है और आपकी कांस्य पदक विजेता है, और कांस्य पदक विजेता है ओलंपिक गेम में। ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, सवाल चल रहा था कि 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा इसकी मेजबानी? भारत करेगा। दूसरा, यहाँ विशेष बात क्या है, अब तक एक भी बार पुरुष की जो विश्व चैंपियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, एक भी बार अब तक पुरुषों की मेजबानी भारत नहीं कर पाया है। इससे पहले 2021 में शामिल होनी थी, लेकिन भारत से 20 में होनी थी, इसको भारत से क्या कर लिया? छीन लिया था। लेकिन महिला विश्व मुक्केबाजी का आयोजन हो रहा है कब? 2023 में। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, मैरी कॉम ऐसी पहली महिला थी जिसने मुक्केबाजी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ठीक है। और 7 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है। और ये किस देश की निवासी, किस राज्य की निवासी है? मणिपुर की। कौन भैया? मणिपुर की निवासी है मैरी कॉम। किस राज्य की निवासी है? मणिपुर की निवासी है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं। डियर स्टूडेंट, हाल ही में किस देश में सोवरन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी है? पहले तो आप लोगों को सोवरन का मतलब पता होना चाहिए। सोवरन क्या होता है? आपने सोवरन नाम सुना भी कहीं होगा। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वहाँ सोवरन का प्रयोग होता है। तो संप्रभु,
संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने की। ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में किस देश ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी की है। तो डेफिनेट सी बात है, जनरली आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब देशों की बात हो ना, तो अगर आपको उत्तर का पता ना हो तो भारत का नाम लो, अपने देश का नाम लो। अगर उत्तर प्रदेश के से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे तो अगर आपको पता है किस राज्य में तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुक्का मारने वाले भी बात आ रही तो फिर अपने उत्तर प्रदेश का नाम लगाओ, ठीक है ना। तो अगर ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर क्या आ जाता है? भारत आ जाता है। इस सवाल का उत्तर तो क्या आ जाता है? भारत आ जाता है। लेकिन ये क्या है कि हरित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक। और इसमें सऊदी अरब शामिल हो रहा है। कौन हो रहा है? सऊदी अरब। 2.3 करोड़ पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा है। किसके द्वारा? भारत में सऊदी अरब द्वारा रखा गया है, ठीक। तो ये है क्या? हरित बुनियादी ढांचे को विकास करना है। और इसका प्रारंभ किया निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री है, उसके द्वारा किया गया इसको प्रारंभ। क्लियर होगी बात बेटे? तो नेक्स्ट वन, भारत इस सवाल का आंसर आता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं, 6 नंबर। डियर कहता, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है? 3 नाम दिए, रामनरेश सरवन, डैरेन गंगा, शिवनारायण चंद्रपॉल और कौन? रिडेल जैकब्स। 4 नाम आप लोगों को दिए, इनमें से बताना किसको शामिल किया गया है। तो शामिल करने वाले तो 3 लोग और 2 लोग इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो इनमें से हम लोगों को बताना है। तो शिवनारायण चंद्रपॉल है, इनमें से आंसर क्या आता है? शिवनारायण चंद्रपॉल है। शिवनारायण चंद्रपॉल किस राज्य का है? किस देश का है? सॉरी, किस देश की तरफ से खेलता है शिवनारायण चंद्रपॉल? वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता है। किस राज्य की तरफ से, किस देश की तरफ से खेलता है? वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता है, ठीक। इसने कुल टेस्ट में जो है 11,867 रन बनाए इस व्यक्ति ने टेस्ट मैच में, ठीक। अब इसमें और कौन कौन? शिवनारायण चंद्रपॉल तो हो गया, और कौन कौन शामिल हुए हैं? एक तो एडवर्ड्स है, एक अब्दुल कादिर है। एक तो एडवर्ड्स और दूसरा अब्दुल कादिर। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 2022 से में शामिल किया गया। आईसीसी के विषय में मैंने एक दिन बताया था, तो मैं आपसे पूछता हूं, आईसीसी का मुख्यालय कोई बच्चा बताएगा कहां है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय कहां है भैया? दुबई में स्थित है। इसका मैंने आप लोगों को एक दिन अध्यक्ष भी बताया था। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है जी? बारबिल। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 की कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। एक्चुअली में क्या है, ये सवाल का दूसरा मोड भी है। आपसे पूछता है, बताइए कुलदीप नैयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस सवाल का दूसरा मोड भी है, वो पूछेगा बताइए कुलदीप नैयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुलदीप नैयर तो भैया पत्रकारिता से संबंधित है। किससे? पत्रकारिता से संबंधित है कुलदीप नैयर। अब इसके नाम पर क्या चलाया गया? एक पुरस्कार चलाया गया गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। ये किसको प्रदान किया गया? तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया अजीत अंजुम को। अजीत अंजुम किसको प्रदान किया गया है? अजीत अंजुम जी को प्रदान किया गया है, जो आजकल क्या चलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर होके किस में चले गए हैं? सोशल मीडिया पे चले गए हैं, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ट्विटर के माध्यम से न्यूज जो है क्या करते हैं? प्रकाशित करते रहते हैं। तो इसलिए इनको क्या दिया गया? कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया। क्लियर होगी बात बेटे? तो अगर यहाँ बात करें तो 2021 का था, तो 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो 2022 में आरफा खानम को इसके लिए प्रदान किया गया। आरफा खानम को इसके लिए नामित किया गया, आरफा खानम को। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। डियर, हाल ही में सवाल आया, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? गर्म मौसम से 15,000 लोगों की मौत हो गई है, या सूचना किसके द्वारा दी गई? भाई नो कह रहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम के कारण 15,000 लोगों की मौत हो गई। तो यह सूचना किसके द्वारा दी गई? ये
पूछा इसने हमसे सवाल। तो आप सब लोग जान लीजिए, इस तरह की जो सूचनाएं देगा वो WHO देगा, यानी कि मनुष्य के जीने मरने से संबंधित जो सूचनाएं देगा वो कौन देगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देगा, ठीक है नहीं। आप अगर आपसे पूछे कोविड में कितने लोगों की मृत्यु होगी तो WHO ही बताएगा कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं, WHO के द्वारा इस बात की सूचना दी गई। किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसकी सूचना दी गई। तो WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। और 7 अप्रैल, कितनी? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए बच्चे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को ही किसकी स्थापना हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। क्लियर होगी बात बेटे? अब इसने WHO ने सूचना दी। अब यहाँ सवाल आता है कि भारत WHO का सदस्य कब बना? भारत WHO का सदस्य कब बना? तो ये जब अपने प्रारंभिक वे में ही था, यानी कि बनने की इसकी शुरुआत हो रही थी, तभी इसका सदस्य भारत बन गया था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक सदस्यों में से एक था। प्रारंभिक सदस्य कौन था? प्रारंभिक सदस्यों में से एक था, यानी कि स्टार्टिंग में ही भारत जो है इसका सदस्य हो गया था। जनवरी 1948 में ही भारत इसका सदस्य बन गया था। अब बात आती है कि भैया इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश कितने हैं WHO में? तो WHO में 194 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 194 सदस्य देश हैं WHO में। आपसे प्रश्न होगा कि भैया WHO के अध्यक्ष कौन है? WHO के अध्यक्ष कौन है ये बताइए आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं भाई लोगों टेड्रोस अधोनम। कौन? टेड्रोस अधोनम इसके सदस्य अध्यक्ष हैं। वैसे गेबेरियस भी इसका है, वो मेरे पे भी बोला नहीं जा रहा तो इसलिए गेबेरियस भी इसका आखिर में आता है नाम, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल लेके आता हूं डियर। अगला सवाल कहता है अनुच्छेद 223A और 223B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 223 है, याद, सॉरी 200 नहीं, 323 है और 323B कहता है किससे संबंधित है? 323 और 323B। यहां ध्यान दो, यहां अगर आप लोग ध्यान लगा के देखेंगे क्या आ जाता है इसके आसपास ही, आपकी संघलोक सेवा आयोग के आसपास का क्षेत्र है ये। क्योंकि 324 में क्या चला जाता है? निर्वाचन आयोग चला जाता है, ठीक है नहीं। 324 में क्या चला जाता है? आर्टिकल निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग से पहले कौन है? संघलोक सेवा आयोग है। तो ये अगर हम लोग बात करें, यहाँ न्यायाधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कौन सा है? न्यायाधिकरण। क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। और ये आर्टिकल, ये भाग नंबर 14A है। कौन सा है? भाग नंबर 14 है न्यायाधिकरण। कैट, एक कैट उदाहरण में बताता हूँ। कैट आपने सुना होगा ना, कैट नाम सुना होगा। कैट CA सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है जब किसी चीज़ को सुलभ न्याय प्रदान करना हो, किसी चीज़ सुलभ न्याय प्रदान करना हो तो वो बात कहाँ सुनी जाती है? न्यायाधिकरण में सुनी जाती है, कैट के अंतर्गत सुनी जाती है, ठीक। ज़्यादातर जिस नौकरी के मामले जिनके फंसे रहते हैं ना, तो कहाँ अपील करते हैं? कैट में ही अपील करते हैं, न्यायाधिकरण में ही अपील करते हैं। तो ये भाग नंबर 14A है। और आर्टिकल नंबर बता दिया आपको, इसमें लिखा ही है कौन सा? 323A से 323B में जोड़ा गया। और इस भाग को जोड़ा गया 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। क्लियर होगी बात बेटे? इसमें कोई ऐसी बात आप लोगों की जो समझ में ना आई हो? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट कहता है फोर्ब्स पे में चर्चा कर ली। फोर्ब्स किस प्रकार की पत्रिका है भैया?
फोर्ब्स किस प्रकार व्यापारिक पत्रिका है, बिजनेस से रिलेटेड पत्रिका है। वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट वन, यस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके आपको लाइब्रेरी सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो वहाँ आप लोग इन क्वेश्चंस की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को नवंबर की करंट अफेयर अभी पढ़ा रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट आप इनको कॉपी में परमानेंट नोट करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर आजकल हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो आपको करंट अफेयर को बहुत अच्छे से क्या तैयार कर लेना चाहिए। करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये जितना आप कॉपी में लिखेंगे इस चीज़ को, आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोग एक दिन की वो चलेंगी क्लासेस, मेगा महामुकाबला मेगा क्लासेस चलेंगी और एक दिन 24 घंटे पढ़ाएंगे कुछ लोग सर, तो उसमें आप लोग करंट अफेयर तैयार नहीं कर सकते। करंट अफेयर को धीरे धीरे आप लोग पढ़ के चलेंगे तो करंट अफेयर को तब तैयार किया जा सकता है। ठीक है नहीं? तो आइए सवाल आता है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का आंसर आता है 16 नवंबर। कोई विशेष बात इसमें मेरे पास बताने के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यस डियर, सवाल कहता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या कहता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या कहता है भाई लोगों? प्रेस दिवस। प्रेस क्या है? प्रेस जो है चौथा स्तंभ है। प्रेस क्या है? चौथा स्तंभ। हमारी लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस, इसको क्या बोला जाता है? चौथा स्तंभ बोला जाता है। प्रेस क्या है? चौथा स्तंभ है। अब सवाल ये आता है, बताइए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस का उल्लेख है? तो डियर स्टूडेंट, प्रेस शब्द का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। हमारे संविधान में आपसे पूछेगा बताइए प्रेस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ है? तो किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में कहीं भी प्रेस शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 फर्स्ट में लिखी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके माध्यम से प्रेस को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और ये जो डिफाइन किया है किसके द्वारा किया गया है? कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो प्रेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी, लेकिन हमें प्रेस को बोलने की आज़ादी किससे मिलती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट, जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत पहला ही आर्टिकल है। क्लियर होगी बात सर? यहां एक आती है भारत प्रेस की स्थापना, भारत प्रेस परिषद की स्थापना। आपसे पूछेगा भारत प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भाई लोग ये 16 नवंबर को हुई थी। 16 नवंबर 1996 में हुई थी। तो इसलिए 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चे? प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत ने 2022 में ईंधन लागत में कितने अरब डॉलर की बचत की है? तो कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं है, हालांकि आंसर मैं बता देता हूँ, 4.2 अरब डॉलर की बचत की है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, गृह मंत्रालय द्वारा कितनी भाषाओं और बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण, एक्चुअली में क्या है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि धीरे धीरे करके हम लोग अपनी जो भाषाएं हैं, खड़ी बोली, जैसे मैं खड़ी बोली बोलता हूँ, इसको क्या कर रहे हैं, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंग्लिश में जा रहे हैं। यानी कि जो अपनी मातृभाषा थी प्राचीन काल में, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। या तो हम लोग हिंदी अपना रहे हैं, या तो हम लोग इंग्लिश अपना रहे हैं, या तो कोई पर्टिकुलर विशेष भाषाओं पर हम लोग जा रहे हैं। तो कहानी क्या हो रही है कि जो हमारी मातृभाषाएं थी उनका
हम लोगों ने एक तरीके से परित्याग करना शुरू कर दिया है, जिसमें सुलभ जिस भाषा के अंतर्गत जो भाषा सबसे अधिक जगह बोली जाती है, हम लोग उसी भाषा का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है गृह मंत्रालय द्वारा कितनी भाषाओं और बोलियों का मात्र सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। तो एक स्टोरेज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सरकार क्या बना रहे हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक वेब संग्रह स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वेब संग्रह स्थापित किया जा रहा है भाषाओं का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेब संग्रह किसका किया जा रहा है? भाषाओं का किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत 576 भाषाओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। कितनी भाषाओं का? 576 भाषाओं का सर्वेक्षण कर लिया गया है, और एक तरीके से उनकी क्या कर ली गई है? वीडियोग्राफी बना ली गई है। तो क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल 576 भाषाओं का। यस, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है? भारतीय रेलवे द्वारा कितने प्रतिशत? तो भारतीय रेलवे द्वारा 82% रेल मार्गों का क्या कर लिया बेटे? विद्युतीकरण कर दिया गया है। ठीक है, 82% रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। हम आपसे पूछते हैं कि भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? सवाल यह आया कि भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी। कौन बच्चा बताएगा? तो मैं इसको बता देता हूं, 3 फरवरी 1925 में यह रेल चली थी। 3 फरवरी 1925 में पहली विद्युत ट्रेन चली थी। 3 फरवरी 1925 में पहली विद्युत ट्रेन चली थी। आपसे मेरा सवाल है, भारतीय रेलवे का पिता, भारतीय रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे, अच्छा, जैसे मेट्रो का पिता किसे कहा जाता है? कोई बच्चा बताएगा? मेट्रो का जनक भारत में कोई बच्चा बताएगा? भारत में मेट्रो का पिता, मेट्रो ट्रेन है ना, मेट्रो ट्रेन, भारत में मेट्रो ट्रेन का पिता किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है श्रीधरन को। श्रीधरन को किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। ऐसे ही भारत में भारतीय रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका नाम बच्चों डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत में कितने रेलवे जोन हैं बच्चे? भारत में 17 रेलवे जोन है और 73 डिवीजन है, और 73 डिवीजन है, और 73 डिवीजन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डियर, यस, हाल ही में ई कुंभ नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया? अब आप लोग समझ रहे होंगे, ई कुंभ, कुंभ का मेला सुना होगा ना, 12 साल बाद भरता है, अर्ध कुंभ 6 साल बाद भरता है। तो यहाँ इसी, जब मैं सवाल को पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरी फीलिंग ये आई, अच्छा ये कुंभ के मेले की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी? कुंभ के मेले की बात चल रही होगी। लेकिन ये कुंभ के मेले से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको। ये कहता है हाल ही में ई कुंभ नामक नया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ई कुंभ जो मेल पोर्टल है, ये द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? भारत की राष्ट्रपति जी हैं। भारत की क्या है? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उसके द्वारा किया गया है। क्या यहाँ एक जो इंजीनियरिंग संस्थाएं, क्या है? इंजीनियरिंग संस्थाएं, उनके सिलेबस को 12 जो अनुसूचित भाषाएं हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से संबंधित किताबों को उपलब्ध कराया गया। किसके अंतर्गत? ई कुंभ के नाम से। तो ई कुंभ का मतलब, जब मैं इसको सवाल को पढ़ रहा था तो सबसे पहले मैंने क्या समझा था? ई कुंभ, अच्छा कुंभ के मेले के रिलेटेड कुछ बात होगी। लेकिन इसमें क्या है कि 12 जो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं के भाषाओं में जो इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, उनकी पुस्तकें उपलब्ध होने वाली है। किसके अंतर्गत? इस ई कुंभ के अंतर्गत। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। डियर स्टूडेंट, कहता है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत में पहले रिपोजिटरी का नाम क्या था? ये जो लाइफ साइंस डेटा है, कहता है इसका पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम बेटे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो ए ऑप्शन इसका आ जाता है। कोई विशेष मेरे पास इसके विषय में सूचना नहीं है। अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन। कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य ने अपने
17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। देखो डियर स्टूडेंट, कावेरी, कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है मुख्य रूप से। किस में बहती है? कर्नाटक। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास दोनों राज्य क्या हो जाते हैं? तो ये जो है इस नाम से तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया। इसकी विशेषता सुन लो, इसकी विशेषता या खासियत सुन लो। इसकी विशेषता या खासियत क्या है, मतलब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बताइए, अच्छा कछुए को आप जानते हैं? कछुए को जानते हैं ना? कछुआ, तो कछुए का जो ऊपर का खोल होता है वो जबरदस्त हार्ड होता है, हार्ड खोल होता है कि नहीं? वो बताते हैं कि वो टूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा नरम खोल वाले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? क्या इसकी विशेषता है? क्या है? नरम खोल वाले कछुए। नरम खोल वाले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? एक। दूसरी बात, ये मैंने इसकी विशेषता बता रहा हूँ। किसकी बता रहा हूँ? जो आपको बताया कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभयारण्य की बात बता रहा हूँ। तो एक तो क्या बताया, नरम खोल वाले कछुए पाए जाते हैं। दूसरा, दलदली मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? दलदली मगरमच्छ पाए जाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 सींग वाले मरगों का घर है। क्या है? 4 सींग वाले मरगों का घर। चार सींग वाले मरगों का घर है। और क्या दलदली मगरमच्छ, कौन से? दलदली मगरमच्छ। इसी में पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल 9 नंबर। हाल ही में सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट गार्ड ग्रीन इनिशिएटिव के लिए कितने अरब डॉलर के प्रति ये जो ग्रीन ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है ना, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था 2 मिनट पहले ही, जो निर्मला सीतारमण द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ठीक, तो वो इसके द्वारा किया गया। तो इसने 2.5 अरब डॉलर खर्च करने वाला है। कौन? सऊदी अरब। और ये कहाँ लगाएगा? मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से इसको ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपना करने जा रहा है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है, हाल ही में किस सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये कोई विशेष ऐसी कोई सूचना नहीं, झारखंड राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। थैंक यू। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इनको अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।